आज से आपके इकोलॉजी एनवायरनमेंट का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और जो इसमें हम लोग कवर करेंगे वह प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या प्री परीक्षा के दृष्टिकोण से होगा, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से होगा। राइट। आपके पास जो एक पेज होगा वो मेंस के क्वेश्चन होंगे, उसमें प्री के क्वेश्चन आपके बाद में आएंगे, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बहुत बड़ा विभेद नहीं होता है। जो टॉपिक्स होते हैं वो सेम होते हैं, हाँ अप्रोच में आपके चेंज होता है। आपको जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उनका उद्देश्य होता है वो उद्देश्य अलग होता है। राइट। अगर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो मेंस में आपके पास क्वेश्चन हैं उन्हीं से प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। राइट। और आज यूपीएससी का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो नाउ जो इस साल एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उन्हें अब गर्मी महसूस होनी चाहिए। दे शुड फील द हीट ऑफ यूपीएससी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि नोटिफिकेशन के आने के बाद आपको पूरी तरह प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में फोकस हो जाना चाहिए। ख़ास तौर पे हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती प्रारंभिक परीक्षा ही हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा में प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं हो पा रहा है, उसका ओवरऑल प्रदर्शन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जब आप प्री पास करके मेंस में ही एंट्री नहीं मार पाएंगे और वहाँ ही संख्या आपकी कम है तो वहाँ पर और भी कम हो जाएगी। इसलिए आज हिंदी माध्यम छात्रों के लिए चुनौती मुख्य परीक्षा में मानता ही नहीं कि वो कुछ न कुछ तो लिख के आएंगे ही नहीं आता हो तो भी लिख के आएंगे, मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है। दिक्कत है जब प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आपको एक ही सही आंसर चुनना होता है, जिसमें कि आप व्यक्तिनिष्ठता की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी प्रमुख हो जाती है। वहीं पर आप लोगों से सबसे बड़ी चूक हो रही है। समस्या ये हो रही है कि जब 55 कट ऑफ होता है तो आप 54 पे रुकते हैं और 54 कट ऑफ होता है तो आप 53 पे रुक रहे हैं। ये नहीं हो रहा है कि 55 कट ऑफ हो तो हम आके कहें सर 56 हो गया है। ओके। इसका मुख्य कारण यही है कि जब भी आप कहीं भी कोचिंग ज्वाइन करते हो या टीचर या सीनियर जब आपसे बात करता है तो यही कहता है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, प्री की तैयारी अपने आप हो जाएगी। पर ऐसा है नहीं, दोनों के अप्रोच में अंतर है। उस अप्रोच को आपको समझना पड़ेगा और एक ऐसा समय तो आपको निर्धारित करना पड़ेगा जिसके बाद आप पूरी तरह प्रारंभिक परीक्षा पर लग जाएं। तो मेरा मानना है दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज ऑलवेज व्हेन नोटिफिकेशन इज आउट। जब नोटिफिकेशन आउट है तो 2-3 दिन आप अपना समय लें, अपना प्लान बनाएं, अपनी अब तक की तैयारी देखें और डिसाइड करें कि क्या आप 2019 में बैठने वाले हैं या नहीं। राइट। तो अगर अगर आप 2019 में बैठने वाले हैं तो अब मेंस की चिंता छोड़ दीजिए, जो होगा तब होगा। अब आपके सामने सबसे बड़ा जो द्वार है वो है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। और एक बार अगर आपका प्री एग्ज़ाम निकल गया तो आप मुझ पर विश्वास कीजिए, करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं। आप मुझे विश्वास कीजिए कि कभी दोबारा आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, क्योंकि आप एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए होंगे। फिर आप थोड़ा बहुत पढ़ के ही प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। पहली बार प्री एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल होता है, तब आपको अंदाज़ा नहीं होता कितना पढ़ना, क्या छोड़ना, क्या करना। तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े होते हैं और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होती है कि एग्ज़ाम हॉल में आप उसको समअप नहीं कर पाते हैं और आप मैक्सिमम ह्यूमन एरर करके आते हैं कि जो आ रहा होता है उसमें भी आप गलतियां कर देते हैं और फिर उसका खामियाजा, उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। एनी हाउ
ये मेरा सोचना है कि आपको प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बाकी आपका अपना एक प्लान हो सकता है, अपना एक तरीका हो सकता है। यू कैन स्टिक विद दैट आल्सो। मैं जो आपसे हमेशा कहता हूँ, रिजल्ट आना चाहिए वो जैसे भी आता हो। ओके ना। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा देखें तो यहाँ पर जीएस में 100 क्वेश्चंस, 100 इंटू 2 कितना हुआ, 200 मार्क्स। ठीक। और आपको अगर प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करना है, और ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू क्वालिफाई इट। आप इसमें टॉप करने की तो सोचे ही ना, ठीक है। इसको कहीं अपने दिमाग से परे हटा दीजिए और किस पर फोकस रखिए, क्वालिफाई। हाउ टू क्वालिफाई, कैसे आप ये बाधा दूर कर लें। तो इस बाधा को दूर करने के लिए आपको 60 क्वेश्चंस का टारगेट रखना होगा कि आपके 60 प्रश्न बिल्कुल सही होने चाहिए, राइट। कुल मिला के काट पीट के भी आप 115 से 120 अंकों के आसपास क्या कर रहे हो, रुक रहे हो। मतलब ये मान के चल रहा हूँ 57 to 60 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, राइट। इतने तो आने ही आने चाहिए। इतने आने के बाद आप फ्री होकर के मेंस की तैयारी पे क्या हो सकते हैं, लग सकते हैं। अदरवाइज आप अगले 2 महीने जब प्रिलिमिनरी के बाद जब रिजल्ट आने वाला होता है, आप अपना पेपर लेकर के मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूमते रहेंगे कि कोई कह दे कि आपके पर्याप्त क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है ना। तो ये इट शुड बी योर टारगेट। मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में या पहली क्लासेस में हमेशा ये कहता हूँ, ऑलवेज सेट योर टारगेट एंड टारगेट शुड बी प्रैक्टिकल। ये बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूटोपियन नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमेजिनरी नहीं होना चाहिए कि सर हम टारगेट रख रहे हैं 95 क्वेश्चन। अरे सर हम पढ़ेंगे, इतना कम पढ़ेंगे, हम 95 तो करके ही आएंगे। पॉसिबल है, पर क्यों ज़बरदस्ती जान दोगे। यानी जब आपका पूरा का पूरा काम यहाँ पर हो रहा है, स्ट्रैटेजी यही है कि उतनी एनर्जी वहाँ खर्च करो जहाँ जितने की ज़रूरत है, ज़्यादा की नहीं। ओके। मैं इतना करने पर 57 to 60 क्वेश्चन करने पर यू आर ऑलवेज सेफ, ट्रस्ट मी, यू आर ऑलवेज सेफ। नाउ जब आप ये करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं, जैसे मान लो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी। करते करते मैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट में ही आ रहा हूँ, चूँकि नोटिफिकेशन आ गया है इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे पे चर्चा कर रहा हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी के ही साथ इकोलॉजी एनवायरनमेंट, और सबके साथ फिर करंट अफेयर। इतनी चीजें आपके पास। अगर आप सोचते हैं कि आप सब पर मास्टर हो जाएंगे तो हो सकता है आप सही हों, पर मुझे आप पर विश्वास नहीं है, क्योंकि आप सबका बैकग्राउंड पढ़ाई का ग्रेजुएशन लेवल का डिफरेंट होता है। कुछ ह्यूमैनिटी के होते हैं, मानविकी विषय के, और कुछ साइंस, कुछ कॉमर्स, इन सब के होते हैं, राइट। तो एक तरफ मानविकी विषय है, एक तरफ वाणिज्य का विषय है, और एक तरफ साइंस का। इसलिए आप इसमें से सभी में बराबर रूप में सहज हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, इन सब में हमेशा 3 ऐसे सब्जेक्ट निकल आएंगे जिसमें आप सहज होंगे, राइट। 3 ऐसे विषय हमेशा होंगे। अगर आप आर्ट साइड के हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो सकती है या इकोनॉमी हो सकती है। अगर आप साइंस के हैं तो साइंस, टेक, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, और आपके रट्टाफिकेशन की आदत अच्छी होगी तो आप इनमें से किसी एक को क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब मेरा ये मान के चलना है, और ये होता भी है, 3 ऐसे विषय हमेशा होते हैं, ऐसा हमेशा 3 टॉपिक होंगे जिनमें आप मैक्सिमम कंफर्टेबल फील करें, जिनको देखते ही लगेगा यार ये तो हमारा ही है, और 2-3 ऐसे होंगे जिनको देखते तुम्हें नफरत होगी, यार ये यहाँ क्यों है,
व्हाई इट इज हियर। ओके, तो पहले तो इस पूरे सिलेबस में आप अपने 3 सबसे अच्छे क्षेत्रकों का चुनाव कीजिए और फिर उसके बाद कसम खाइए कि इनमें किसी भी प्रश्न में मैं कोई गलती नहीं करूंगा। आप इसमें वो लेवल पा सकते हैं कि जहां आपसे गलतियां कम से कम, राइट। 1-2 बार कसम टूटे तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया तो वो सबका होगा। अब इस 3 के बाद जो बाकी बचता है, क्या उससे तुम कभी एक भी नहीं कर पाओगे? इतने बड़े तो बेवकूफ नहीं हो यार। जब यहां तक पहुंचे हो तो कुछ ना कुछ तो समझदारी है। मैं ये मान के चलता हूं कि आप उसमें 100% नहीं तो 40% तो सही करोगे 40% तो सही करोगे, राइट। अब ऐसी स्ट्रेटजी करो कि 3 के अलावा एक ऐसा उठाओ जिसमें तुम और कंफर्टेबल हो और अपने आप तुम्हारे क्वेश्चन कितने पहुंच जाएं? 70। डोंट थिंक अबाउट 30। 30 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूं जिसके बारे में, जिस विषय में तुमने कभी नहीं पढ़ा हो तो भी तुम तुक्के से 7-8 सही कर लोगे। डन है, पक्का है। देखते ही लगेगा कि यही सही है, भले तुम कतई मत जानते हो। और जबकि इस परीक्षा में आप बाकी को थोड़ा बहुत तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे ना, राइट। हमारी सबसे बड़ी कमी होती है कि हम सभी टॉपिक पर इतना ज्यादा कमांड ग्रहण कर लेना चाहते हैं कि हमसे ज्यादा कोई जानता ही ना। वो स्ट्रेटजी का सबसे गलत पार्ट होता है। आपको अपनी मजबूती पहचाननी है, फिर कमजोरी जाननी है। मुझे आपकी कमजोरी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सबकी बहुत सारी कमजोरियां हैं। अगर आपको अपनी मजबूती पता है तो आप उसको इतना मजबूत करें कि बाकी कमजोर पक्ष उस मजबूती के आगे ढक जाए। लेकिन उल्टा हम करते हैं, मजबूत पक्ष को हल्के में लेते हैं, कमजोर को मजबूत करते हैं। कमजोर कभी मजबूत हो नहीं पाता और मजबूत कमजोर हो जाता है, और फिर हमें जो रिजल्ट मिलना होता है वो रिजल्ट हमको नहीं मिलता। तो ऑलवेज ट्रस्ट योरसेल्फ, जैसे हम कहते हैं ट्रस्ट दाई सेल्फ, खुद पर विश्वास करो। और विश्वास ये होगा कि तुम्हें पक्का भरोसा हो कि इनमें से हम 3 में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। चौथा वो चुनो जिससे अधिकतम प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। और ये तो सब में कॉमन है ही, ये तो सब में कॉमन है ही। करंट अफेयर तो सब में कॉमन है ही, सबके लिए बड़ी चुनौती है। ओके, तो आप इसमें से 3 को ही चयन करेंगे, ये आपकी स्ट्रेटजी पे होगा ना। यहां पर जो इकोलॉजी एनवायरनमेंट है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण जो है, यह किसका हिस्सा है, इसी को लेकर सबसे बड़ी यहां पर समस्या होती है कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट जो है किसका हिस्सा है। कुछ लोग कहते हैं यह बायोलॉजी का हिस्सा है, कुछ कहेंगे यह यहाँ पर ज्योग्राफी का हिस्सा है। तो निश्चित तौर पर अगर हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हों, अगर हम यहाँ पर एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, तब यह जरूर किसका हिस्सा है, बायोलॉजी का हिस्सा। लेकिन अगर हम एनवायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, देन इट इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। और वास्तव में एनवायरमेंटल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, क्योंकि यह किसके अंतर्गत है, जनरल स्टडीज। और यूपीएससी साफ तौर पर कहती है, एक्चुअली ये ज्योग्राफी का भी हिस्सा नहीं है, यूपीएससी साफ तौर पे एक बात आपसे कहती है जिसके बाद आपके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। यहां पर कह रही है जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज डैश दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपको उस विषय में प्रवीणता की आवश्यकता नहीं है। आपकी एक सामान्य समझ इकोलॉजी एनवायरनमेंट में प्रिलिमिनरी के एग्जाम निकाल देगी। क्यों नहीं उसके क्वेश्चन निकलते? क्योंकि हम उसमें पीएचडी करते हैं, राइट। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हियर।
हम ये मान के ही नहीं चलते कि थिंग्स कैन बी जनरल, हमें मान के चलते हैं नो थिंग्स कैन बी स्पेशल। और जबकि यूपीएससी साफ साफ कह रही है इट इज नॉट स्पेशल, इट इज जनरल। और विशिष्ट चीज पढ़ना आसान है, सामान्य चीज पढ़ना हमेशा कठिन है, क्योंकि सामान्य चीज में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो अपने दिमाग से पूरी तरह भय निकाल दीजिए कि इसके लिए आपको कुछ विशेष करना है, नहीं, इसके लिए आपको सामान्य कार्य करने, सामान्य चीजें। और सामान्य चीजें वो हैं कि जो आपका सिलेबस दिया है उससे संबंधित जो भी न्यूज, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी बैकग्राउंड हैं, उन पर आपकी एक सामान्य समझ बनी रहनी चाहिए। अब देखो यहां पर आप देखोगे 6 से लेकर के 10th तक हमेशा जो स्कूली शिक्षा होती है उसमें सभी लगभग जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन। इंटर के बाद स्पेशलाइजेशन और ग्रेजुएशन के बाद, और जब आप यूपीएससी में आते हो तो आपको सबसे पहले क्या कहा जाता है, 10th तक की क्या पढ़ लो, एनसीईआरटी। ये इसलिए नहीं कहा जाता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी पढ़ के आप कभी भी यूपीएससी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल इस पे बिल्कुल विश्वास कर लो। एनसीईआरटी आपको इसलिए कही जाती है जिससे कि आपकी जनरल बातों तक क्या है, पहुंच हो जाए। आप एक जनरल व्यू हर सब्जेक्ट पर क्या कर लें, क्रिएट कर लें, कि एक सचेत युवा से हर विषय पर क्या क्या उम्मीद की जाती है कि कम से कम इतना जानता हो। इसके लिए आपको क्या बताई जाती है, एनसीईआरटी। तो बी जनरल, डोंट ट्राई टू बी स्पेशल। स्पेशल जैसे हुए वैसे तुम्हारा एसएससी निकल जाएगा, यूपीएससी नहीं निकलेगा, क्योंकि यूपीएससी में स्पेशलाइजेशन की कोई जगह है ही नहीं। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल जनरल थिंग्स, जनरल इश्यूज जो आपके चारों तरफ मौजूद हैं। अगर आपकी उस पे पकड़ है देन यू विल क्लियर दिस एग्जाम, अदरवाइज यू विल नो एवरीथिंग, आपको सब कुछ पता होगा बट ये एग्जाम आपसे दूर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले इकोलॉजी एनवायरनमेंट में तो हवा हटाओ, बहुत आसान है, खेलते कूदते आ जाएगा, चिंता मत करो। दूसरी चीज, व्हाई यू हैव टू फोकस ऑन इकोलॉजी एनवायरनमेंट। कारण क्या है कि जहां पर मैं आपसे कह रहा हूं 60 क्वेश्चंस में से अराउंड 25 क्वेश्चंस दो टॉपिक से बनते हैं, एक है ज्योग्राफी और एक है इकोलॉजी एनवायरनमेंट। मैं ये आपको सन 2018 का डेटा दे रहा हूं जो आपकी सबसे समीपतम यूपीएससी प्री एग्जाम खत्म हुआ। इसमें ज्योग्राफी 12 क्वेश्चन, इकोलॉजी एनवायरनमेंट 13 क्वेश्चन। और ये सबसे बुरे दिन हैं इन दोनों टॉपिक के, इससे बुरा दिन इनके इतिहास में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने अच्छे दिन देखे हैं। तो क्या किया है, इन्होंने 40 क्वेश्चन दिए हैं, राइट, 15 उधर कम से कम, तो 25 इधर। एंड रिमेंबर, ज्योग्राफी का क्या होगा नहीं पता, बट इकोलॉजी इससे ऊपर ही जाएगी। क्यों? क्योंकि यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम में यहां पर सिविल सर्विसेज के एग्जाम के साथ यहां पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी एग्जाम होता है। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट की एक गहरी समझ हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, यू आर गोइंग टू गेट 15 to 20 जनरल क्वेश्चंस फ्रॉम इकोलॉजी एनवायरनमेंट, और ये सीधे आपके करंट अफेयर से भी क्या हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं। और अगर आपने सही स्ट्रेटजी में ज्योग्राफी के साथ इसे इंक्लूड किया तब आपकी इकोलॉजी एनवायरनमेंट में समझ बहुत आसान हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पाई जाती है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहां पाई जाएगी, तो आप सबसे पहले, हमें नहीं पता कहां पाई जाएगी, हमें क्या पता अभी, राइट, हम देखेंगे, हम इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। जैव का मतलब है जीव, विविधता का मतलब है उनका प्रकार और उनमें पाई जाने वाली भिन्नता, टाइप एंड वेरिएशन, दोनों चीज यहां शामिल होंगी। अब यहां पे देखो, जीव जो भी होगा दो ही तरह हो सकता है, या तो वनस्पति होगा या तो जंतु होगा, या तो वनस्पति होगा या तो जंतु होगा। जीव दो ही तरह के होंगे यहां पर, पादप या फिर जंतु होंगे, राइट। अब कोई भी जंतु पादप के बिना नहीं रह सकता। अगर एक जंतु किसी जंतु को खाता है तो जिसको खाता है वो पादप खाता है। अल्टीमेटली पूरी पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वह कौन से हैं? पौधे। या हम ये कहें कि कौन सा वह कंपोनेंट है जो सबसे ज्यादा भोजन बनाएगा और बाकी सब जंतु उस भोजन के आधार पर जीवित रह सकते हैं। तब निश्चित तौर पर हमको वे क्षेत्र ढूंढने पड़ेंगे जहां पर पौधे ज्यादा होते हो, राइट, जहां पर जीव ज्यादा होते हो। तो फिर हम नॉर्मली पौधों के लिए देख सकते हैं कि भाई जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पर वर्षा ज्यादा होती है, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पौधे ज्यादा होते हैं, जहां पौधे ज्यादा होते हैं वहां प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, जहां प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है वहां भोजन ज्यादा बनता है। और जीव या तो किसी वनस्पति पर निर्भर करता है या तो किसी जीव पर निर्भर करता है। जहां जितने ज्यादा पेड़ पौधे वहां उतने ज्यादा जंतु पाए जाएंगे। इसका मतलब जो सबसे सघन वन हो वहां बायोडायवर्सिटी के चांस क्या होंगे? सबसे ज्यादा। और ये स्थितियां कहां मिलेंगी? जहां औसत तापमान वर्ष भर ज्यादा हो, वर्षा की मात्रा 250 सेंटीमीटर से अधिक हो और विश्व के घने वन पाए जाते हो, विषुवत रेखीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल। फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या हाल के समय में कुछ ऐसे नए क्षेत्र तो डेवलप नहीं हुए हैं जहां पर ये दशाएं मिलती हों। अब ये करंट अफेयर से आएगा तो वहां पर आ जाएगा कोरल रीफ, राइट। अगर आपकी ज्योग्राफी की समझ नहीं है देन आप रट के और तुक्का मारने का प्रयास करेंगे। मिल गया तो मिल गया, नहीं तो गया। जबकि यूपीएससी का शायद एक ही आध क्वेश्चन ऐसा होता हो जो रट के काम चलेगा। यूपीएससी मुखर्जी नगर की हर कोचिंग के नोट्स लेती है, मुझे लगता है ऐसा। उसके वो टेस्ट पेपर लेती है और फिर डिसाइड करती है यही छोड़ के सब कुछ देना है, राइट। पूरा पढ़ लेती तसल्ली में और वही छोड़ के आपको क्वेश्चन देती है। और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सामान्य है और आपको केवल सोचने पर विवश करते हैं। और आपने अगर रीजनिंग कर ली ढंग से तो आपके अधिकतर उत्तर सही होंगे। लेकिन रीजनिंग आपको सिखाई नहीं जाती। आपको तो सिखाया जाता है जो पढ़ाया गया है वही पढ़ लो, वही आएगा। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। आपने जो पढ़ा है उससे जो आपकी रीजनिंग पावर डेवलप हुई है वो आपको यूपीएससी में प्री मेंस सब क्लियर कराएगा। रटने की कोशिश की, गड़बड़ हो जाएगी। आजकल मैं देखता हूं लोग कहते हैं यूपीएससी में हिंदी माध्यम के इतिहास को, वर्चस्व को फिर लाने के लिए। तो मैं जाके पूछना चाहता हूं गिराया किसने? आज अगर हिंदी माध्यम की हालत है तो ये हालत की किसने? हम ही सबने मिलकर की ना। पहले गिराया और अब कह रहे हैं अब आओ हम उठाएंगे। आपको अपना अप्रोच बदलना पड़ेगा। अप्रोच नहीं बदलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप अगर कोई मटेरियल ले रहे हो, कोई क्वेश्चन पेपर ले रहे हो, कोई टेस्ट सीरीज ले रहे हो, उसको बस ये समझो इट इज जस्ट लाइक प्रैक्टिस कि 2 घंटे में तुम 100 क्वेश्चन कैसे करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन तो आपकी अपनी समझ से निकलेंगे। तो मेरा यह मानना है कि आपको इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड
एनवायरनमेंट हमेशा एक फोकस एरिया रखना चाहिए, क्योंकि इससे प्रिलिमिनरी एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आपको मिलते हैं और इनकी संख्या जो मैं एक रेंज लेके चलता हूं वह 18 से 20 होनी चाहिए। अगर आप यहां इतने प्रश्न कवर कर रहे हो तो बाकी दो पर आपके पास 20-20 के चाहिए। इसमें से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर आप चुनोगे तो 3-4 चीजें मिलके आसानी से आपको 60 क्रॉस करा देंगी। अब इकोलॉजी एनवायरनमेंट के जो यूपीएससी ने टॉपिक दिए हैं वो क्या हैं? यूपीएससी ने टॉपिक दिए हैं प्रमुख मुद्दे। प्रीलिमिनरी में बात कर रहा हूं मैं, केवल मैं मेंस की तरफ नहीं जा रहा हूं अभी। प्रमुख मुद्दे, जैव विविधता और इसके बाद दिया है जलवायु परिवर्तन। और यह क्लोज्ड सिलेबस है। क्लोज सिलेबस का मतलब है कि इसने थोड़ी सी बात कही है और इसके अंदर छिपा बहुत ज्यादा है। इट इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम। और इसी को जब हम क्लासरूम प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ेंगे तब इसका थोड़ा सा ओपन एरिया अगर हम देखें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। इसी को हम चेंज कर रहे हैं क्लासरूम प्रोग्राम में। और यहां पर हमारे पास टॉपिक होंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा जो वो होंगी आधारभूत संकल्पनाएं। आधारभूत संकल्पनाएं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। यहां पर जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करो तो यूपीएससी में बहुत जरूरी है कि आधारभूत संकल्पनाओं से शुरू करो, क्योंकि यूपीएससी यहां से भी एक आध क्वेश्चन आपको देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब जानते हैं लेकिन अगर हम सिंपल सी बात में कहें, व्हाट इज ऑर्गेनिज्म? जीव क्या है? परिभाषा दो, जीव क्या है? छोड़ो, जीवन क्या है? तब संस्कृति क्या है? जीव क्या है? जीव हम सब जानते हैं, हम सब महसूस करते हैं, हम सब क्या हैं? राइट? अरे सिंपल सी बात है, जिसमें जीवन के लक्षण हो वह एकाकी वस्तु जिसमें जीवन के लक्षण हो वह जीव है। राइट? और जीवन के लक्षण कौन कौन से हैं? एग्जैक्टली। राइट? याद रखना, जब हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण पढ़ेंगे तो केंद्र में सबसे पहले हम रखेंगे जीव। सेंटर में कौन है? जीव। और उन जीवों में भी सर्वोत्तम जीव कौन है? मन। कहा जाता है, मैं इसे सबसे बड़ा बेवकूफ जीव मानता हूं, जो जिस पेड़ की डाल पे बैठा है उसी डाल को काटने में इस वक्त उतारू है। राइट? ग्लोबल वार्मिंग कहीं और से नहीं आई, जलवायु परिवर्तन कहीं और से नहीं आया, निर्वनीकरण कहीं और से नहीं आया, ये हमने पैदा किया और फिर हम रो रहे हैं कि ये हो गया। अबोध बच्चा हो तो हम मान सकते हैं उसने आग में हाथ दे दिया और फिर बैठ के रो रहा है कि मैं जल गया। लेकिन वह मानव जो बुद्धिमत्ता का दावा करता है वह लगातार वो कार्य कर रहा है जिससे वो समस्याएं बढ़ रही हैं, जिनसे वो जूझने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम एक आध या कम से कम एक अपना लेक्चर आधारभूत संकल्पनाओं में होगा। आधारभूत संकल्पना के अंतर्गत क्या होंगे, जिसमें हम ओडम की हायरार्की भी यहां सेट करेंगे। जैसे जीव, जब जीव होगा तो जीव किसी न किसी प्रजाति का क्या होगा? हिस्सा होगा। स्पीसीज, प्रजाति का मतलब स्पीसीज, प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रजाति का हिस्सा है। राइट?
और इसी आधार पर हम उसका जीव वैज्ञानिक नाम भी देते हैं, देते नहीं देते हैं, राइट। फिर इसके बाद जीवों की संख्या होगी, उसको हम क्या कहेंगे? जनसंख्या। जीव को हम एनवायरमेंट इकोलॉजी में एक टर्म और देते हैं, वो है व्यष्टि। और जनसंख्या को एक हम और देते हैं, वो होती है समष्टि। ये भी याद रखना, व्यष्टि और समष्टि, राइट। फिर इसके अलावा सिर्फ जीव की एक ही प्रजाति नहीं होती, बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। और फिर इससे क्या बनता है? समुदाय, कम्युनिटी। फिर ये मिलकर बनाते हैं पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, इको सिस्टम। फिर ये बनाते हैं लैंडस्केप, भूदृश्य। फिर ये बनाते हैं बायोम, जीवोम। और फिर बनता है जैव मंडल, बायोस्फीयर, जिसको ओडम नामक वैज्ञानिक ने एक नाम और दिया, इको स्फीयर। ओडम नामक वैज्ञानिक ने इसे एक नाम और दिया है, जिसे हम बोलते हैं इको स्फीयर। ये हमारी मूलभूत संकल्पनाएं होंगी: जीव, प्रजाति, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र, भूदृश्य, जीवोम या बायोम, जैवमंडल या बायोस्फीयर। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और बायोम से। यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो होंगे समुदाय से, पारिस्थितिक तंत्र से और जीवोम से, बायोम से। यहां पर विभिन्न समुदाय आपस में अंतरक्रिया करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, उनसे विभिन्न तरह के संबंधों का निर्माण होता है। यहां पर कुछ तंत्र होता है, आज हम पढ़ेंगे तंत्र वगैरह क्या है। वहां से आता है पारिस्थितिक तंत्र, फिर जीवोम, हम देखेंगे अभी जीवोम क्या है, राइट। फिर जब ये हो जाएगा, लिख लिया इनको, जब ये हो जाएगा तब आधारभूत संकल्पनाओं में ही हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर पृथ्वी की वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी, पृथ्वी की वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ, पारिस्थितिकी पदचिन्ह, पारिस्थितिकी पद चिन्ह, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ओवरशूट तथा ओवरशूट डे, ओवरशूट दिवस। ये मिनिमम कॉन्सेप्ट हैं जो आपके दिमाग में बने होने चाहिए, क्योंकि वर्तमान में इन तीन पर भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि पृथ्वी कितने को वहन कर सकती है। और एक व्यक्ति, एक उद्योग, एक कारखाना, एक राष्ट्र, एक समाज प्रकृति से प्रकृति से कितना लेना चाहता है, प्रकृति से कितनी मांग करता है, क्या प्रकृति उस मांग को पूरा करने में सक्षम है या नहीं। और फिर उसके बाद देखेंगे ऐसा तो नहीं है कि मानव प्रकृति से उसकी क्षमता से ज्यादा ले रहा है, और जैसे ही आप क्षमता से ज्यादा लोगे क्या हो जाएगा? ओवरशूट। और फिर पृथ्वी के पास आपको संसाधन देने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो दे रही है संसाधन तो मतलब कहीं से उधार ले रही है, और आगे चल के उधारी चुकानी पड़ेगी ब्याज सहित, फिर आप चुका नहीं पाएंगे। फिर पृथ्वी
जो जीवों का ग्रह है ना, वह निर्जन और वीरान हो जाएगी। और फिर पृथ्वी का महत्व भी क्या होगा? सभी ग्रहों में पृथ्वी का महत्व इसलिए है क्योंकि वह जीवन को आधार प्रदान करने में सक्षम है। वहां की भौतिक दशाएं, फिजिकल कंडीशंस, प्राकृतिक दशाएं ऐसी हैं कि वहां जीव पनप सकता है। और ये दशाएं अरबों वर्ष के परिश्रम के बाद पृथ्वी को मिली हैं, और इस पृथ्वी पर आधुनिक मानव केवल 10,000 साल पहले आया है। 4.6 अरब वर्ष पुरानी पृथ्वी पर आधुनिक मानव मात्र 10,000 साल पहले आया है, और इसने 10,000 साल में इतने परिवर्तन किए हैं कि पृथ्वी वापस 4.6 अरब वर्ष पहले पहुंचने वाली है। पृथ्वी पे जब मानव आया होगा तो पृथ्वी खुश हुई होगी कि एक बुद्धिमान प्राणी आया है, ये मेरे हित के लिए कार्य करेगा, क्योंकि इसके हित मेरे हित से जुड़े हैं। जब पुत्र और पुत्रियां पैदा होती हैं तो मां खुश होती है कि यह मेरी कोख से जन्मी या जन्मा है, यह मेरी पीड़ा को समझेगा, यह सबसे मेरे करीब है। लेकिन जब वही पुत्र और पुत्री माता का ही शोषण शुरू कर दे, तब जो उस माता पे बीतती होगी ना, वही आज पृथ्वी पे बीत रही है। और माता एक सीमा तक तुम्हारी हर नादानियों को माफ करती है, और फिर उसके बाद जब तुम्हें दंड देने पर उतारू होती है ना, तो न भूतो न भविष्यति, न हुआ था न होगा। फिर तुम्हें कहीं भी शरण न मिलेगी, चाहे तुम चंद्रमा पे आवास बनाओ, मंगल पे आवास बनाओ, वो न मिल पाएगा जो तुम्हें पृथ्वी के खोने के बाद तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। और यही 3 अवधारणाएं हैं: वहन क्षमता, पारिस्थितिकी पतन, ओवरशूट तथा ओवरशूट डे। दिस इज हाई टाइम। और ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? जो ज्योग्राफी की भी क्लास में बोला, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप उस दौर में प्रशासक बन रहे हो, आप उस दौर में ब्यूरोक्रेट बन रहे हो जब संसाधनों की सबसे ज्यादा कमी है, रिसोर्सेस की कमी है, जब आपदाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, चुनौतियां सबसे ज्यादा हैं। और अगर आप इन अवधारणाओं को नहीं समझ रहे हो, सिर्फ पढ़ो नहीं, तुम समझो, तभी आपका क्वेश्चन भी निकलेगा। इन अवधारणाओं को नहीं समझ रहे हो, तब निश्चित रूप में भारत को आपसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी से उम्मीद है कि इनको समझ कर आए, इसलिए तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। और अगर ऐसे पढ़ पाओगे तो यू विल सी कि ये आपके कार्य क्षेत्र में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। कम से कम इतने बेसिक कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट बीच में आते जाएंगे, हम वहां पर आपसे डिस्कस करते जाएंगे। इन कॉन्सेप्ट्स के बाद दूसरा टॉपिक जो होगा, सेकंड टॉपिक, आधारभूत संकल्पनाओं के बाद जो यहां पर दूसरा टॉपिक आएगा, वो आएगा पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र में आपके कौन से टॉपिक होंगे? सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक्चुअली मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो इंपॉर्टेंट के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए आप इसमें से कुछ छोड़ नहीं पाओगे। पारिस्थितिक तंत्र के जो सब टॉपिक होंगे वो है यहां पर पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर, प्रकार्य, फंक्शन और स्थिरता। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, प्रकार्य और स्थिरता, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्टेबिलिटी। अब इनमें भी फोकस किसमें होगा?
स्ट्रक्चर में हम वेरियस कंपोनेंट्स देखेंगे, घटक, कंपोनेंट्स, घटक देखेंगे, और उसमें भी होगा हमारे पास जैविक, बायोटिक, अबायोटिक और ऊर्जा। बायोटिक, अबायोटिक एंड एनर्जी कंपोनेंट। प्रकार में हम दो पर ज्यादा फोकस करेंगे, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, और दूसरा जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। जब हम ऊर्जा प्रवाह देखेंगे तो इसी में हम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी भी देखेंगे। और जैव भू रासायनिक चक्र में जैसे जल चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऑक्सीजन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। वैसे सल्फर और फास्फोरस पे पिछली बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, फास्फोरस साइकिल पे, तो इसलिए चांस कम है। तो अब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड चक्र पे चांस ज्यादा है। तो वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल एंड फास्फेट साइकिल, फास्फोरस साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर और फास्फोरस अब हटा सकते हो क्योंकि प्रीवियस ईयर इनसे क्वेश्चन हो चुका है। फिर स्थिरता। स्थिरता में हम यहां पर दो चीज पढ़ेंगे हम यहां पर पढ़ेंगे हम पुनर्भरण तकनीक, पुनर्भरण, फीडबैक प्रोसेस, पुनर्भरण तकनीक, और इसके बाद हम यहां पर दूसरी चीज पढ़ेंगे अनुक्रम, सक्सेशन। इनसे पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया है, पिछली बार आया था। तो अनुक्रम या सक्सेशन हमारे टारगेट में है। तो इसमें से जो हमारे टारगेट पे है एनर्जी फ्लो, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र और अनुक्रम, सक्सेशन, ये हमारे बिल्कुल फोकस में है। और मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि नाइट्रोजन और अनुक्रम से, नाइट्रोजन चक्र और अनुक्रम से हमारे पास एक क्वेश्चन होना चाहिए। ये हमारा फोकस पॉइंट होगा। ये हो गया हमारे पास इकोसिस्टम। और जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट लेंगे तो उसके साथ हम दो चीजें और देखेंगे। एक देखेंगे सेवाएं, सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज इकोसिस्टम से मिलती हैं। और एक चीज हम और यहां पर देखेंगे हमेशा, अवक्रमण, डिग्रेडेशन, अवक्रमण, सेवाएं और अवक्रमण दोनों से क्वेश्चन के चांस, सर्विसेज एंड डिग्रेडेशन। और सेवाओं को देखने के लिए हमको पहले देखना पड़ता है कि पारिस्थितिक तंत्र वास्तव में कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो प्रकार, सेवाएं और अवक्रमण, तीन चीज यहां महत्वपूर्ण। प्रकार को हमें अलग से देखना पड़ेगा, प्रकार, सेवाएं और अवक्रमण। अवक्रमण से क्वेश्चन के चांस बहुत हैं, क्योंकि जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है उसी को हम आगे चल के पढ़ेंगे, पॉल्यूशन, प्रदूषण। और याद रखना, समस्याएं लोकल होंगी, अप्रोच ग्लोबल होगा। ऑलवेज रिमेंबर, आज सारी समस्याएं लोकल हैं, लाइक वाटर क्राइसिस लोकल हो सकती, कॉज क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, ग्लोबल है। हमारी प्रॉब्लम्स लोकल हैं, उनसे निपटना हमें ग्लोबल तरीके से होगा। और इसी में टर्म आता है ग्लोकल, ग्लोबल एंड लोकल। आप ग्लोबल सोचते रहे और लोकल नहीं सोचा, और लोकल सोचते रहे ग्लोबल तरीका नहीं सोचा, तो आज आप पीछे हो जाएंगे।
तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरह हम लोकल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, अवक्रमण या पर्यावरण जो खराब हो रहा है, उसके ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। इसीलिए हमको जब इसके लिए नीतियां देखनी होंगी तो नीतियां हमको लोकल लेवल पर और ग्लोबल लेवल पर, और जब आप लोकल लेवल पर नीतियां देखेंगे, याद रखना लोकल लेवल पर नीतियां देखेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे एक व्यक्ति से, समुदाय से, पूरे समाज से, फिर उसके बाद प्रदेश से, फिर उसके बाद राष्ट्र से। आपको यहां पर बॉटम टू टॉप चलना पड़ेगा। टॉप टू बॉटम का अप्रोच खत्म है। अब आपको बॉटम टू टॉप जाना पड़ेगा। और अब यह माना जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र या पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को हल करने में समुदाय सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है, क्योंकि किसी भी जगह पर आज जो समस्या है उस समस्या का हल स्थानीय लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं उनकी तुलना में जो बाहर से आकर वहां की नीतियों का निर्धारण करेंगे। राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में अतीत में लोगों ने परंपरागत तरीके से ही जल संसाधनों का क्या किया, संरक्षण किया, और वो हमेशा बना रहा। और जब हमने उन तरीकों को छोड़ा तब जाकर के असली क्राइसिस क्या हुई, शुरू हुई। और जब जल पुरुष राजेंद्र जी पहुंचते हैं राजस्थान में तो उन्होंने उन्हीं परंपरागत तरीकों को आधुनिक तकनीकों के साथ मिला दिया, और वे क्षेत्र जहां पर अन्न का एक दाना नहीं होता था, आज वहां पर्याप्त नमी है और उचित फसलें प्राप्त की जा रही हैं। इसका मतलब है कि हमको सामुदायिक स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉब्लम विल बी लोकल, योर अप्रोच विल बी ग्लोबल। और देखोगे इनसे क्वेश्चन हम आगे बनाएंगे। तो यहां पर आपके पास होगा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के जो प्रकार हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से दो क्वेश्चन जरूर हैं। जैसे प्रकार में आइए, टाइप्स, पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार हमेशा दो तरीके के, मतलब यहां दो तरीके के होंगे। एक प्राकृतिक, नेचुरल, और एक दूसरे क्या होंगे, मानव निर्मित। मानव निर्मित। प्राकृतिक के अंतर्गत हम इकोसिस्टम को दो भागों में बांटेंगे। एक होगा स्थलीय और एक होगा जलीय। स्थलीय और जलीय। और जो स्थलीय होंगे वो हैं जैसे वन पारिस्थितिक तंत्र, फिर इसके बाद यहां पर घास भूमि पारिस्थितिक तंत्र, यहां पर मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र, फिर यहां पर पर्वत पारिस्थितिक तंत्र। फिर हम इन्हीं में ढूंढेंगे कि क्या हम इन्हें बायोम कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे इकोसिस्टम और बायोम में क्या अंतर है। तो हम यही चर्चा करेंगे इकोसिस्टम और बायोम के साथ। तो यहां पर स्थलीय, जलीय जो होंगे दो तरीके के हो जाएंगे। एक ताजा जल और एक लवणीय जल। ताजा जल में नदी, रुक जाओ, ताजा जल में भी दो करो, स्थिर जल और गतिशील जल। स्थिर का मतलब होगा लेंटिक
और गतिशील का मतलब होगा लोटिक। जब बचपन में कोई बात नहीं मानी जाती, लोट-पोट जाते थे कि नहीं, इधर से उधर जा रहे हैं, तो दैट इज लोटिक, लोट-पोट के चल रहा है इधर। तो यहां लेंटिक में हम ले सकते हैं तालाब, झील, और गतिशील में हम यहां पर एक ले सकते हैं क्या, नदी। तालाब, झील और नदी। इसमें झील के चांस ज्यादा हैं। यहां पर झील के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसी संदर्भ में हम एक और चीज देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं आर्द्र भूमियां, वेटलैंड। जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ही हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हर पानी वाला तंत्र आर्द्र भूमि हो सकता है या नहीं हो सकता है, राइट, वेटलैंड। इसलिए अभी मैं वेटलैंड को इससे क्या रख रहा हूं, अलग। अंतर करेंगे कि एक वेटलैंड में और एक पानी भरे क्षेत्र में, दोनों में क्या अंतर हो सकता है, लेकिन यहां पर वेटलैंड की बात होगी, राइट। वेटलैंड जो है लवणीय जल में भी आएंगी, आर्द्र भूमियां यहां भी आएंगी, क्योंकि वेटलैंड कहीं भी हो सकती हैं। और लवणीय जल में खास तौर पर महासागर, एस्चुरी, ज्वार नद मुख, फिर उसके बाद यहां पर हम एक और डिस्कस कर सकते हैं, यहां पर कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति। फिर एक और हम ले सकते हैं यहां पर मैंग्रोव, लेकिन यहां डैश डैश कर देना, इनको हम थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। यहां पर हमेशा लवणीय जल हो ये जरूरी नहीं है, बस आना जाना चाहिए। तो लवणीय जल में हमारा फोकस होगा महासागर, एस्चुरी और प्रवाल भित्तियों में। उसी के साथ हम वहां डिस्कस करेंगे किसको, मैंग्रोव्स को। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है आर्द्र भूमियां, वो है एस्चुरी, वो है प्रवाल भित्ति, और वो क्या है, मैंग्रोव। आर्द्र भूमि, एस्चुरी, प्रवाल भित्ति, मैंग्रोव। किसी भी हालत में 1 से 2 क्वेश्चन एनी हाउ, कुछ न कुछ आएगा जरूर, इनसे क्वेश्चन आएगा जरूर। फिर मानव निर्मित में हम बस थोड़ी सी बात करेंगे फसल क्षेत्र, जो कृषि क्षेत्र होगा, थोड़ी बहुत हम यहां पर बात करेंगे कि यहां किस प्रकार के इकोसिस्टम का निर्माण होता है, राइट। आपके घर में जो एक्वेरियम रखा होता है ना, जिसमें मछलियां घूमती रहती हैं, वो भी मानव निर्मित क्या है, इकोसिस्टम है, राइट। लेकिन हम यहां पर फोकस किस पर करेंगे, फसल क्षेत्र पर। कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इनकी उत्पादकता क्या होती है, थोड़ा सा यहां पर हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा पारिस्थितिक तंत्र के बाद, वो होगा जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे क्वेश्चन का लेवल कई बार कठिन होता है। तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हम सारे कर लें, ये वाले नहीं होंगे तो एक आध छोड़ने के लिए भी क्या करना, तैयार रहना। क्योंकि हो सकता है पिछले 1.5 साल में कोई भी ऐसी जीव प्रजाति जो चर्चा में रही हो, वो आपसे क्वेश्चन में क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है, कोई भी। तो फिर ये समझ के चलो कि तुम लोग सामान्य इंसान हो, है ना, सुपर बॉय या सुपर गर्ल नहीं हो। तो एक आध क्वेश्चन छोड़ने की भी आपको हिम्मत रखनी चाहिए। जो यहां से छोड़ोगे तो दूसरे में कहीं कवर कर लो। ये नहीं कि हाय राम अब हम ये प्रजातियां नहीं याद करें, जिंदगी खत्म, छोड़ दो, एक ही क्वेश्चन तो आएगा, लीव इट, ओके। तो यहां पर साहसी भी बनना पड़ता है यूपीएससी में। लकीर के फकीर रहे तो आउट हो जाओगे, है ना। आपको साहसी बनना पड़ता है। आप डिसाइड कीजिए मैं ये नहीं पढ़ूंगा,
लेकिन फिर हम बाकी को छोड़ेंगे भी नहीं। इकोलॉजी एनवायरनमेंट मत पढ़ो, छोड़ दो, इजाजत है आपको, लेकिन फिर बाकी में आपको सब आना चाहिए, राइट। ये खुद को चैलेंज कर सकते हो, तो कोई भी टॉपिक अनिवार्यता नहीं है, हर टॉपिक यहां पर संभावना है, इफ यू कैन चैलेंज योरसेल्फ। लेकिन तुम लोग पहले से ही डरे सहमे आते हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और यही सोच के 3-4 साल हम तैयारी करते रह जाते हैं, फिर मालूम पड़ता है हम कर क्या रहे हैं। नेवर डू दैट, चैलेंज योरसेल्फ। सामान्य सी तैयारी है, सामान्य अध्ययन की ही तो तैयारी है ना। और इसके लिए जरूरी होगा कि आप न्यूज़पेपर जैसी चीजों को देखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन देखें, आप ऐसे अगर पढ़ भी रहे हो, तो जैसे आ गया अगर ये टॉपिक, काशी और कानपुर में दम तोड़ रही है गंगा नदी, यमुना के भी हालात अच्छे दिख नहीं रहे हैं। यमुना प्रदूषण रोकने के लिए नालों से नदी में जा रहे रासायनिक पदार्थों का खतरे में है जलीय जीवों का जीवन। अब आप यही से समझ सकते हो ना कि वह नदी जहां पर जीव न रह पाए वह बायोलॉजिकल डेजर्ट है। कौन कौन सी नदियां इसके अंतर्गत हैं, कौन कौन से जीव, अर्थात यह नदी पारिस्थितिक तंत्र पे क्या है, खतरा है ना, नदी पारिस्थितिक तंत्र पे। और अब आप गंगा यमुना आदि के संदर्भ में न पढ़िए, इसे अब आप पूरे नदी पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में पढ़िए, और फिर उससे अलग कर लीजिए कि इन नदियों में ये प्रदूषण ऐसा। आपसे क्वेश्चन सीधा यही आएगा कि नदियों में निम्नलिखित में से किन किन से प्रदूषण की संभावना होती है। 1 2 3 4 5 6, और फिर ABCD में केवल 1, केवल 2, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब 1 2 तो पता होगा, बाकी 2 नहीं पता है, तो जान सूख रही है। वो इसलिए सूख रही है कि वो किताब में नहीं है, वो यहां है। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के 60% क्वेश्चन उनके ही निकलेंगे जो करंट अफेयर्स पे अच्छे से फोकस रहते हैं, ओके, अच्छे से फोकस रहते हैं। और करंट वाले में ये है, करंट वाले में आप लोग बहुत सीरियस होते नहीं हो, जमाई वमाई आने लगती, नींद भी आने लगती है, सो जाया जाए, ओके, जबकि करंट है, ठीक है ना, इसमें नींद नहीं आनी चाहिए। तो ऑलवेज रिमेंबर, अब पता नहीं कैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, क्या कह रहे हो, कई बार दिक्कत होती है। अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको आगे पढ़ना है। अब यहां पर कुछ देखो टॉपिक है या कुछ टर्म है, जैसे यहां पर टर्म देखोगे तो ऊपर आएगा जैसे BOD, COD, जैविक ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। एक क्वेश्चन यहां से आने के चांस बने रहते हैं। फिर उसके बाद है इतने मिलीग्राम गुली है, ये गुली है 80 मुहाना, यहां पर ये। अगर आप इसको सिर्फ पढ़ के छोड़ दोगे तो कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको पढ़ना होगा कि कितने मिलीग्राम मिनिमम होना चाहिए, राइट। BOD का अधिकतम मान कितना होना चाहिए, न्यूनतम कितना होना चाहिए, कितना आइडियल होना चाहिए। अब जो ये न्यूज है, यह न्यूज अपने आप में आपके लिए वो चीज है कि जो आपने देखा है उसके कॉन्सेप्ट पर आपकी क्या हो, अब क्लैरिटी हो। और कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी आ गई, यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम हियर। आई अगेन से कम इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए आपको द हिंदू कतई पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी सेकुलर, आप केवल दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण पढ़ लीजिए, और यहां जो लास्ट में करंट की एक बुकलेट मिल जाएगी आपको, 1 to 3 वाली बुकलेट आपकी करंट अफेयर की होगी। जो आपको बुकलेट मिल जाए वो आप पढ़ लो। अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 18 हो जाएंगे। 2 की गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि 2 की गारंटी तो कोई टीचर भी नहीं ले सकता कि क्वेश्चन आ जाए तो सही उत्तर बता पाए। समझ रहे हो, कुछ उत्तर केवल आयोग जानता है। ये हकीकत आप स्वीकार करें। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो उसके सभी तौर तरीके आपको क्या है, पता होने चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये मैंने आपको यहां पे क्यों रोका, मैंने ये रोका कि आप जो कुछ भी यहां पढ़ रहे हो
वो सब कहीं ना कहीं रोज किस में आ रहा है? करंट अफेयर में। वहां पर आपके स्ट्रांग होने की क्या है? जरूरत है। और जब हम बायोडायवर्सिटी पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम जैव विविधता पढ़ेंगे तो जैव विविधता में ये टॉपिक होंगे। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। पहले इसकी परिभाषा आपको समझनी होगी अच्छे से, क्योंकि कई बार परिभाषा से ही क्वेश्चन आता है। जैव विविधता के प्रकार, टाइप्स, मापन, मेजरमेंट। यहां मापन से भी क्वेश्चन बनता है, मेजरमेंट। फिर इसके बाद यहां पर आपके पास चौथा होगा हॉटस्पॉट, वैश्विक और भारत। भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं? फिर इसमें होगा जैव विविधता के लाभ या मूल्य या सेवाएं, मतलब क्या लाभ है, महत्व क्या है। फिर जैव विविधता को क्षति, ह्रास किससे किससे हो रहा है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? संरक्षण। यहां पर जो संरक्षण होगा वो दो तरीके का होगा, स्वस्थाने, इन सिटू, और परास्थाने, एक्स सिटू। स्वस्थाने में अभयारण्य, सेंचुरी, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, या इसको हम जैव मंडल निचय भी कहते हैं, निचय। एक्स सिटू में जैसे चिड़ियाघर, बोटैनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान एंड स्वान, बहुत सारे, वहीं पर हम डिस्कस करेंगे आपसे। परिभाषा, प्रकार, हॉटस्पॉट, वैश्विक में भारत, लाभ, मूल्य या सेवाएं, क्षति, ह्रास और फिर संरक्षण। यहां से क्वेश्चन के चांस मैक्सिमम यहां से। ये दो हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। विश्व में जितने भी हॉट स्पॉट हैं उनके कई बार आपको नाम भी याद रखने पड़ सकते हैं। एक कठिन क्वेश्चन यहां से आता है। और फिर यहां पर जो एक अलग से खास तौर पे क्वेश्चन आता है वो है IUCN रेड डेटा लिस्ट। और वर्ष भर में खबरों में रही प्रजातियां, हम लोग आपको मोस्ट प्रोबेबल जितनी भी महत्वपूर्ण स्पीशीज साल भर हैं उनका हम आपको उनके बारे में आपको बता जरूर देंगे। उन पे आपको रिटन मैटर या नोट्स भी दे देंगे। नोट्स के थ्रू आपको ज़्यादा पढ़ना होगा वो, लेकिन फिर भी उनसे प्रजातियां फंस ही जाए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बट वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि उन्हीं में से कोई प्रजाति आपको एग्जाम में मिल जाए, ओके। क्योंकि कई बार अब UPSC 1 साल की अपेक्षा 1.5 साल 2 साल तक के करंट अफेयर को भी क्या कर रही है, कवर कर रही है, ओके। ये बड़ी चुनौती हो गई है क्योंकि उसने अब अपना एरिया बढ़ाया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका जैव विविधता। फिर इसके बाद जैव विविधता के बाद बहुत संक्षेप में ही हम पढ़ेंगे, या हम इसको मैटर देके केवल लेक्चर डिलीवर होगा इसमें, संसाधन, रिसोर्सेज। फोकस पॉइंट पे ही हम रहेंगे इसमें। जल,
वन मृदा जल, वन, मृदा तथा यहाँ पर पशु संसाधन। हमारा फोकस ज़्यादा जल, वन, मृदा पे ही रहेगा, जो मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूँ। जल, जंगल, जमीन, जन, जानवर। ठीक है, ये संसाधन हम भूगोल में पढ़ेंगे और बाकी संसाधन एनवायरनमेंट में। ठीक है ना। यहां पर आपसे इन तीनों से क्वेश्चन के मैक्सिमम चांस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। यहां पर कुछ प्री में क्वेश्चन बनेंगे। वी विल ट्राई पैटर्न क्वेश्चन का समझ लें, जिससे हमें आइडिया रहे कि किस तरह के क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं। ठीक है ना। जल, जंगल, मृदा और इसके बाद यहाँ पर पशु संसाधन। इन तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप किसी को छोड़। और इन सब में हमेशा याद रखना इनमें संरक्षण के तरीके महत्वपूर्ण होंगे। ये भी संरक्षण और ये भी संरक्षण। हमें देखना होगा कि ये किस तरह से इनका स्वरूप नष्ट हो रहा है और इनके कंजर्वेशन के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर और ख़ास तौर पे इन सब में याद रखना, खनन उद्योग से, खनन उद्योग या अन्य औद्योगिक, विभिन्न औद्योगिक प्रक्रम, उनसे क्या नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि हाल के दिनों में इस पर फोकस हमारा ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी समस्याएं इसीलिए हैं क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि है, औद्योगिक प्रक्रम में वृद्धि है, राइट। इसके अलावा नगरीकरण में होने वाली जो वृद्धि है, ये सारी प्रक्रिया इन संसाधनों पर दबाव क्या कर रही हैं, बढ़ा रही हैं। और ये दबाव इनकी गुणवत्ता में ह्रास कर रहा है, क्वालिटी में। और इसके अलावा जितने ये साल भर में उत्पन्न हो सकते हैं, उससे ज्यादा इनका उपयोग किया जा रहा है, राइट। हाल ही में पंजाब वगैरह में यूरेनियम आदि के मिलने की खबर, राइट। और इसके अलावा और भी तरह के प्रदूषण जल के संदर्भ में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फिर यहाँ पर इसी से संबंधित एक टॉपिक और आता है जिसे हम कहते हैं प्रदूषण, पोल्यूशन। कुछ चीज़ों पर इसमें मैं बात करूंगा, बाकी आपको इसको प्रिंटेड ही मिलेगा। प्रदूषण में वही फिर आ जाएगा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। जल, वायु, मृदा, ध्वनि, रेडियोधर्मी जो मेजर है, उन्हीं पर हमारा फोकस रहेगा। अब इनके साथ जो जुड़े कंटेम्परेरी इश्यूज हैं वो कौन से हैं, इन्हीं के साथ जुड़े हैं, वो अलग नहीं है कोई। जैसे जलवायु परिवर्तन, नंबर 2 ओजोन परत क्षय, ओजोन लेयर डिप्लेशन, नंबर 3 अम्ल वर्षा, एसिड रेन, नंबर 4 वहां हम प्रवाल भित्ति तो पढ़ेंगे ही, लेकिन यहां पर एक याद रखना, प्रवाल विरंजन। प्रवाल विरंजन से भी एक क्वेश्चन यहां पर हमारे पास आता है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही एक लिखना चाहिए था, हम नीचे लिख ले रहे हैं, भूमंडलीय तापन। तो यहाँ जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षय, अम्ल वर्षा, प्रवाल विरंजन, भूमंडलीय तापन, इनमें आप क्या क्या पढ़ोगे, समस्या क्या है, कारण क्या है, और इसके लिए वैश्विक
व राष्ट्रीय प्रयास, इनसे निपटने के लिए प्रयास के अंतर्गत होंगी यहाँ पर संधियां, कन्वेंशन और उसके साथ प्रोटोकॉल। वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयास, संधियां और उसके बाद यहां पर प्रोटोकॉल। फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक होगा या पिछले 1.5 वर्षों में उभरे पर्यावरणीय मुद्दे। ये करंट अफेयर के तहत हम देखेंगे। कोई भी ऐसा मुद्दा हो, किसी भी तरह का, वैश्विक, राष्ट्रीय, कुछ भी हो, पिछले 1.5 वर्षों में कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा फोकस में रहा है। और यहाँ पर जो फोकस रहेगा हमारा, हम यहाँ पर द हिंदू से आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द हिंदू रहेगा, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण राज्य संस्करण, और इसके अलावा राज्यसभा चैनल में देश देशांतर वगैरह, इन सब में जो कंटेम्प्रेरी मुद्दे उठाए गए हैं। ठीक है, क्योंकि इस वाले हिस्से से भी क्वेश्चन के क्या होते हैं, चांस बने रहते हैं। इट इज योर टॉपिक, इट इज योर सिलेबस, ओपन सिलेबस यू कैन से फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम। विस्तार से नहीं पढ़ना है, लेकिन फोकस बहुत इंटेंस होना चाहिए। इंटेंसिव पढ़ाई है इसमें, हमें एक्सटेंसिव ऐसे नहीं फैलना है, हमको इस तरह नहीं फैलना है, हमको किसी मुद्दे पर इस तरह फैलना है। क्या क्या समस्या एक से जुड़ी हुई है। एक्सटेंसिव की जगह हमको इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। मेंस में हम एक्सटेंसिव जा सकते हैं, प्रिलिमिनरी में हमें कोई भी एक मुद्दे को लेकर उसकी इंटेंसिव स्टडी करनी है। अब आप इसके लिए क्या पढ़ें, कौन सी बुक आपकी होनी चाहिए, यहां पर स्रोत या अध्ययन सामग्री क्या होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम क्लासरूम कोचिंग और यहाँ प्रिंटेड मटेरियल के अलावा अगर हम कहें तो एक किताब है राजगोपालन, अपने आप में सफिशिएंट बुक है, इसके बाद आपको यूपीएससी के लिए किसी और किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ये आपको किताब पूरी पढ़नी पड़ेगी। कोई इसमें चैप्टर खास नहीं है, सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा मोटी किताब हो जाती है, लेकिन वो किताब बहुत इंटरेक्टिव किताब है, राइट। ये किसी भी चीज़ के लिए, राइट, यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना, प्री मेंस सबके लिए, ओके। ये अपने आप में एक कंप्लीट बुक जैसी है, ठीक है, राजगोपालन की किताब। ये वो वाली लेनी है जो ओक ब्रिज पब्लिकेशन से आती है। एक आती है इसमें ऑक्सफोर्ड वाली से भी, लेकिन वो बहुत पतली से, उसमें बहुत सारे इश्यूज नहीं हैं। इसमें इश्यूज के साथ उसका बैकग्राउंड, केस स्टडी सब दिया है। तो यूपीएससी में आपको यूपी पीसेस की तरह नहीं पढ़ना है। यूपीएससी में आपको मुद्दे को समझना है, राइट, एक समझ विकसित करनी है। उस समझ के आधार पर आप प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। यूपी पीसेस में रटना पड़ेगा आपको, रट्टाफिकेशन, उससे काम चलेगा। इसमें तो आपको समझना पड़ेगा। आपने अगर मुद्दा नहीं समझा, फिर आप उत्तर दे पाने में असफल हो जाएंगे, राइट। फिर अगर इसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो इग्नू की 2 बुक्स आती हैं। इग्नू 2 बुकलेट्स हैं, अच्छी किताब हैं, लेकिन 2 समस्याएं हैं। अपडेट नहीं है बहुत ज़्यादा, और दूसरी चीज़ भाषा थोड़ा सा कठिन है। लेकिन भाषा वो है जो कई बार यूपीएससी जिस भाषा में पूछती है क्वेश्चन, लेकिन आपको उतनी कठिन भाषा लिखना नहीं है। फिर एक और यहाँ पर होता है NIOS का मटेरियल। हाँ, इसमें केवल एक कमी है, अपडेट नहीं है, भाषा आसान है।
इसलिए पढ़ा जाए क्योंकि यूपीएससी राजगोपालन को देख करके नहीं आपके उत्तर देगी, राइट। आप उन चीजों को जरूर पढ़ें जिन चीजों में लिखी बातों की ऑथेंटिसिटी होती है। एनसीईआरटी क्यों पढ़ी जाए? इसलिए ना कि भाई गवर्नमेंट की है, ऑथेंटिक है, कुछ भी करने पर आप दावा ठोक सकते हो ना, इसी में लिखा है। तो इग्नू में लिखा है तो फिर लिखा है उसमें, और इसने अच्छी कवरेज ली है क्योंकि ये गवर्नमेंट की नीतियों के हिसाब से बनती है, राइट। वो कैसे आपको पढ़ाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है, ओके। तो मैं आपको सोर्स दे रहा हूं। मैं आपको सोर्स इसलिए दे रहा हूं कि आप में से कई लोग हो सकते हैं जो अलग अलग तरीके की सोचेंगे। तो ये 3 यूपीएससी के लेवल की हैं। बाकी और कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको मैं बोल दूं कि यूपीएससी के लेवल की आप पढ़ें। देन तो आपको न्यूज़पेपर पे ही फोकस होना पड़ेगा, या फिर आपको उस पर्टिकुलर साइट पे जाना पड़ेगा जो किसी, जैसे भारत में पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है, यूएनईपी से संबंधित वैश्विक स्तर, फिर आप उस पे जाइए। तो इतना ज्यादा है कि आप वहां पे जा नहीं सकते हो। तो यहां पर राजगोपालन की किताब उन सबको समअप करती है। राजगोपालन की किताब एक्चुअली यूपीएससी के लिए ही लिखी गई है, मेजर बात यह है। इग्नू की किताब यूपीएससी के लिए नहीं लिखी गई है, वो पर्यावरण के लिए लिखी गई है। एक ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे में पर्यावरण की क्या समझ होनी चाहिए उसके लिए लिखी गई है। एनसीईआरटी की किताब यूपीएससी के लिए नहीं लिखी गई है, वो एक बढ़ते हुए बच्चे के लिए लिखी गई है, जिससे उसका मानसिक विकास एक बेहतर तरीके से हो सके। इसलिए आप उसमें देखते हो, उसमें लिखा होता है आओ मिलकर सोचें, आओ करके देखें आपने क्या सीखा, राइट। तो यहां पर ये ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि एक बच्चा खुले दिमाग से कैसे सोच सके। इसी तरह पुरानी एनसीईआरटी में आपको क्यों मना करता हूं? पुरानी एनसीईआरटी इसलिए मना करता हूं, वो बंद दिमाग वाली किताबें थी। उसमें ये नहीं होता था आओ मिलकर सोचें, उसमें लिखा होता था क्यों सोचोगे, जो लिखा है वही पढ़ो तुम। क्योंकि अब हर जगह ये हो रहा है, यूपीएससी आपके दिमाग के दायरे को क्या कर रही है, ओपन कर रही है। क्या तुम ये गारंटी से कह सकते हो, आप लोग इतने समझदार हो ही, उम्मीदन पेपर देखा, क्या गारंटी से कह सकते हो जो कोचिंग पढ़ा रही है वो यूपीएससी में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, फिर भी कोचिंग क्यों आते हो? इसलिए आते हो कि कम से कम वो दिशा मिल जाएगी, राइट। एक हम चीजें समझ लेंगे, फिर हम उसे सोच के अपने हिसाब से क्या करेंगे, फिर करंट अफेयर और इन सब से आप क्या करेंगे, अपने आप को इनरिच कर लोगे, ठीक है। तो यहां पर जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तब आपके एटलीस्ट कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी 100% होनी चाहिए। और दूसरी चीज, किताब वैसी होनी चाहिए जो आपको उस विषय में आपके एग्जाम के स्तर तक तैयार कर दे, एग्जाम के लेवल तक तैयार कर दे। एंड फॉर दैट पर्पज पर्टिकुलरली माई सेल्फ, मैं पाता हूं कि यह किताब बेहतरीन किताब है, राइट। लेकिन आपके पास कौन सी किताब होगी? परीक्षावाणी, ऐसी छोटी छोटी किताबें होंगी, है नहीं, जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगी। बट यू कैन गो फॉर दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, मनीला पीएससी, कंबोडिया पीएससी, you can go for that. If you are preparing for UPSC, then your source should be very reliable. Fine? Yes my friend. बाकी सब बेकार हैं, बाकी सब कट कॉपी पेस्ट हैं। क्या है? कट कॉपी पेस्ट, राइट। सब कट कॉपी पेस्ट है, सब कट कॉपी पेस्ट हो, किसी काम की नहीं है। आपको अगर जाना है तो यू गो फॉर, फिर आप इसको अपडेट कीजिए। मेरी इनसे कोई शत्रुता नहीं, मेरी उनसे भी कोई शत्रुता नहीं है, राइट। लेकिन आप उसको पढ़ने के बाद आप सेकेंडरी डेटा पा रहे हो, सेकेंडरी डेटा, दोज आर कट कॉपी पेस्ट। वहां पर आपका थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो रहा, देयर इज द इंफॉर्मेशन फ्लड, वहां पे इंफॉर्मेशन फ्लड है, राइट। वहां पर वो पर्टिकुलर फोकस नहीं है जहां से क्वेश्चन जनरेट होंगे। उनका ये है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दो
कि कुछ भी पूछे तो इसी के आसपास रहे, और जब उसमें एक भी क्वेश्चन फंस गया जो आपको नहीं आया था कभी, तो फिर आप ढूंढ के वही किताब सबको बता, पूरा विद्यार्थी जगत वही किताब ढूंढता है, जैसे कि अगले साल फिर वही पूछा जाएगा। ओके, तो आई ऑलवेज से फॉर यूपीएससी you have to develop yourself, you have to develop your thought process, you have to think according to the paper setter of UPSC। जब तो तुम पेपर सेटर के दिमाग की तरह नहीं सोचोगे, और उसके लिए आपके पास स्रोत बहुत अच्छा होना चाहिए। इग्नू और एनआईओएस मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, बट इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है अपडेटेड नहीं है अब। हाँ, ये अपडेटेड है और एक अच्छे ऑथर द्वारा लिखी गई है, मेरा ये मानना है। बाकी ऑल ऑफ यू आर फ्री, स्वतंत्र हो, कुछ भी आप ले देंगे। ओक ब्रिज, हाँ, पब्लिकेशन में आती है, दो आती है ना, चूंकि इनकी एक आती है ऑक्सफोर्ड में और एक किस में आती है। ऑक्सफोर्ड वाली पढ़ के एक मनोरंजन हो सकता है, पर बहुत डीप चीजों पे नहीं जाओगे। पर यहां पर आपको देखो, मैं कहता हूं ना कि आप किसी की बात पर विश्वास क्यों करो। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। आप जाएं कहीं से ये किताब उधार लें, किताब वाले के पैर पकड़ लें कि भाई हम कल पढ़ के दे देंगे बिना एक बिंदु लगाए, या उसी को तो भैया हम यहीं 2 घंटा बैठ के पढ़ लें क्या। आप वहां बैठ के पढ़ लो, और जब आपको ये किताब अपील करे देन यू परचेज। हाँ, कोई भी। एनसीईआरटी के लिए आप 11th वाली जो एक ग्रीन कलर की जो जीव विज्ञान आती है, उसमें लास्ट के 3-4 चैप्टर क्या हैं वो आप पढ़ सकते हो, राइट। नहीं, न्यू। अरे देखो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में इतना परिवर्तन हो गया कि पुराना वाला जीव भी बदल गया होगा। नहीं, तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट में तो ऑलवेज क्या है, दिक्कत की बात है, ओल्ड में ऐसी कोई किताब थी भी नहीं। ये आपको हमेशा बायोलॉजी वाले सेक्शन में मिलेगी, या 6 से लेके 10th की जो तुम साइंस की किताब पढ़ोगे ना नई वाली, उसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट के 1-1, 2-2 चैप्टर क्या होंगे, लगातार मिलेंगे। वो तो आप देखेंगे ही, बट आप इस पे जाएं, यू विल गेट। बट आप जाके एक बार देखें, समझें, तब आप उसके बाद यहां पर बात करें। अब यहां पर देखो, पढ़ने का तरीका क्या होगा। पढ़ने का तरीका होगा कि यहां पर आप पहले जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं या जो भी बुक खरीदोगे, उससे आप पहले एक टॉपिक देखें कि हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक को टारगेट करें। फिर इसके साथ एक अनसॉल्व्ड पेपर अपने पास रखें। अनसॉल्व्ड या सॉल्व्ड, अब सॉल्व्ड ही मिलता है क्योंकि आप लोगों ने अनसॉल्व्ड की डिमांड करनी ही मना कर दी, क्योंकि आप लोग अब क्वेश्चन का पैटर्न नहीं देखते हो, आप क्वेश्चन का आंसर रटते हो। सबसे गंदी बात यही हो गई है बच्चों में कि वो सॉल्व पेपर खरीद के वो सोचते हैं कि उन्होंने नोट्स खरीद लिया, और वो क्वेश्चन के साथ आंसर भी क्या करते हैं, रटते हैं। आप लोग ये ना करें, टारगेट करो टॉपिक को, फिर एक सॉल्व अनसॉल्व पेपर लो जिसमें टॉपिक वाइज डिवीजन हो, फिर उससे देखो उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आए, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को यहाँ पर क्वेश्चंस का यहाँ पर पैटर्न देखो, क्वेश्चन का यहाँ पर पैटर्न देखो। फिर उसके बाद आपको यहाँ क्लास से एक प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, क्लास से प्रिंटेड नोट्स सारे टॉपिक पर आपको पूरा का पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास जैसे तो आपको शुरू में से पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जो आपकी ज़रूरत चीज़ें हैं, ये नोट्स कहीं से भी अपने बिल्कुल अलग होने का दावा नहीं करता। इसमें हर जगह के नोट्स मिलाए गए हैं और जिसमें सारी चीज़ आपको मिल जाए वो चीज़ इसमें क्या कर दी गई है, दे दी गई है, राइट। तो ये नोट्स आपके कहा जाए कि क्षुधा की शांति कर सकता है कि हाँ इतने क्वेश्चन देख लिए, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, राइट। लेकिन ये आप पर निर्भर है कि कितना अच्छा आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या होगा, क्लास नोट्स। और फिर इसके बाद यहाँ पर आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं यहाँ की कहीं की, या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो कुछ नए क्वेश्चंस को लगाने का आप क्या करें, लगातार प्रयास करें, राइट। तो यहाँ पर जब भी आप पढ़ें तो पहले टॉपिक का टारगेट तय होना चाहिए कि इसमें ये हिस्से हैं,
फिर देखो प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ गए हैं। लोग ऐसा करते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं। मेरा खुद का मानना है उल्टा करना चाहिए। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो फिर पढ़ो, तो अपने आप दिमाग में आएगा यार ये क्वेश्चन तो पूछा गया था, वहां ये गलत हुआ सही हुआ या क्या है। तो वो एरिया आपको लगातार क्या करता जाएगा, अटैक करता जाएगा। और इसके अलावा जब भी आप किसी बुक से कोई भी एक टॉपिक पढ़ें तो सिर्फ टॉपिक ही नहीं पढ़ें, उसमें से बैठ के कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन भी बनाएं कि अगर आपको प्रश्न बनाना होता तो आप यहां से कैसे प्रश्न बनाते। और बेटर यह हो कि अगर आप 2 लोग हैं, 2 मित्र हैं, तो उससे कह दो चैप्टर हम भी पढ़ रहे हैं तुम भी पढ़ रहे हो, तुम हमारे लिए 5 क्वेश्चन बनाओ और हम तुम्हारे लिए 5 क्वेश्चन बनाएं। और जब एक दूसरे के लिए क्वेश्चन बनाओगे तो ऐसा बनाओगे कि अगले वाले की बेइज्जती हो जाए, है नहीं। और इससे क्या होगा कि आप ये समझ पाओगे कि कौन सी चीज आपकी छूट गई थी। और बहुत बेरहमी से क्वेश्चन बनाओ, लंबे लंबे क्वेश्चन बनाओ, राइट, जिससे कि एक रिवीजन हो जाए किसका, टॉपिक का। और दूसरी चीज, अगर आप कोई टेस्ट पेपर लेते हैं, मान लीजिए आपने इकोलॉजी एनवायरनमेंट का ही टेस्ट पेपर लिया, तो आप उसे टेस्ट पेपर दे रहे हैं, दे लीजिए, फिर आप घर जाइए, फिर आप एक एक क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन आपका गलत क्यों हुआ, और उस क्वेश्चन से संबंधित जितना भी एक्सप्लेनेशन है आप उसी क्वेश्चन पेपर पे क्या कीजिए, लिख लीजिए। फिर आज जब दोबारा कभी पेपर पलटेंगे एग्जाम के ठीक पहले, तो अब वो क्वेश्चन पेपर नहीं रह गया है, अब वो आपके लिए एक नोट्स जैसा है, जिससे कि आप रिवीजन कर पाओगे कि आपकी कहां पर गलती हुई थी और क्या हुआ था। हम ये क्या करते हैं, हम ये देखते हैं हमारे 30 क्वेश्चन सही, 50 क्वेश्चन सही, बाकी को हम उतना ध्यान नहीं देते। इवन दो जो आपका क्वेश्चन सही हो गया है उसमें फिर से देखो कि जो जो ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शंस का मतलब क्या है, उन ऑप्शंस का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। तो कई बार मुख्य क्वेश्चन नहीं आता है, जो ऑप्शन दिया है वहां से क्या है, क्वेश्चन उभरते हैं, राइट। तो आपके पास ये सिलेबस है, ये आपके पास बुक होनी चाहिए।